तो देखो ये अभी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो जेई के अंदर आया हुआ है पहली शिफ्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नष्ट समीकरण पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको मानक अपचयन विभव का पता होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हमारे पुराने लेक्चर देख के आए हुए हैं उन्हें पता है कि मानक अपचयन विभव क्या होता है। ठीक है, मानक अपचयन विभव को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा ई नोट आरपी से। ठीक है ना, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। रिडक्शन पोटेंशियल, मानक रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव। बढ़िया सर, मानक किससे आया हुआ है? मानक का मतलब है बेटा स्टैंडर्ड। मानक का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड, यानी कि वो वाली कंडीशन जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस की हो। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक दाब की हो। ऐसी कंडीशन जिसमें दाब कितना हो? एक वायुमंडलीय हो और तापमान कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मानक स्थिति, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन। बहुत बढ़िया सर। सो ई नोट सेल अगर मैं आपको नष्ट समीकरण लिखाऊं तो नष्ट समीकरण होती है बेटा ये, देखो जरा, फिर मैं से एक्सप्लेन करूंगा क्या है। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ये आपकी क्या है? नष्ट समीकरण है, नष्ट समीकरण। अब अगर मैं इसे मानक स्थिति में बदल दूं, यानी कि स्टैंडर्ड चीज पर बात करूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूं, मानक स्थिति पे बात करूं, यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलोगे तो केल्विन में हो जाएगा 298 केल्विन। 273 जोड़ देना, ठीक है ना, 298 केल्विन। सर ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, और इसमें आर एच एस अपॉन एल एच एस आ जाएगा। अब ये आर एच एस एल एच एस क्या है? राइट हैंड साइड की सांद्रता और लेफ्ट हैंड साइड की सांद्रता। ये आपके सामने एक नष्ट समीकरण ये दिख रही है, इसे ही बोलते हैं हम नष्ट समीकरण। चाहे ये हो या ये हो, बात एक ही है बेटा। ठीक है ना। अब ये क्यू क्या है? यार सर आपने यहाँ क्यू हटा के ये कैसे लिखा? यहाँ पे भी क्यू का मतलब यही है बेटा। क्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो मैं लिख देता हूँ, आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड की सांद्रता, एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सांद्रता। एकदम बढ़िया सर, हमें चीजें समझ आती है। अभी सिर्फ मैंने आपको नष्ट समीकरण लिखी है, समझाया नहीं है। समझाना अब शुरू करूंगा, ठीक है, कि आखिर ये है क्या, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हम किसी सेल के लिए ज्ञात करते हैं। किसके लिए ज्ञात करते हैं? किसी सेल के लिए। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, यानी कि जो हमने परिपथ बनाया हुआ है जिससे हम सेल को, मान लो किसी बल्ब को जला रहे हैं उस सेल में, तो उस जो परिपथ बनाया गया उस परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए कितनी हमने ऊर्जा खर्च की है, उसे ही हम बोलते हैं ई सेल। ई सेल बोल दो या ईएमएफ बोल दो, ई सेल बोल दो या ईएमएफ बोल दो। ईएमएफ, ईएमएफ क्या है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। इसमें नाम में सिर्फ बल है बेटा, ये कोई बल नहीं है, ये एक तरीके से ऊर्जा है, ऐसे समझ लीजिए, या वोल्टता है, वोल्टता। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ई सेल का मतलब समझाया है, जिसे हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को घुमाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, इसे पूरी डिटेल में सर आप कैसे समझाना चाहोगे वो हमें एक बार बता दो। एक बार इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं सर रफ कर रहा हूं, अभी आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा ये है क्या। ये ना समीकरण है, अब इसे समझना शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेल दिया गया है, उस सेल की कोई अभिक्रिया होगी, और सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है सर, अब मान लो ये अभिक्रिया ये है कि मेरे पास ए है, इसका कोई वैल्यू होगी ए, है ना, ए के कोई मोल ले रखे होंगे हमने, और बी है, बी के हमने कोई मोल ले रखे होंगे सर।
बी मोल ले रखे, अभिक्रिया हो गई, सी के सी मोल बने और डी के डी मोल बने। ठीक है जी सर, बन गए। अब इसके लिए मान लो ये कोई सेल की अभिक्रिया है सर, इसके लिए हम इस नस समीकरण को कैसे पूरी करेंगे? इस नस समीकरण को सर हम कैसे पूरी करेंगे? गुड क्वेश्चन। तो इसे हम ऐसे पूरी करेंगे जो हमने पहले वाली लिखी थी कि सर ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब यहां पे मैंने एल एन और क्यू लिखा था, क्यू का मतलब है बेटा राइट हैंड साइड में ये पढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों की सांद्रता, सी की सांद्रता डी की सांद्रता, सर सी की सांद्रता और कितने मोल है सर, सी मोल है, तो सी की पावर में चला जाएगा। सर डी की सांद्रता और कितने मोल है डी के, सर डी मोल है, तो डी आ जाएगा। राइट हैंड साइड की सांद्रता बेटा, क्यों लिखा था ना मैंने, फिर बता देगा आप आर एच एस और एल एच एस लिख सकते हो, इनकी सांद्रता। फिर बट्टे में सर एल एच एस वालों की, यानी कि इनकी सांद्रता, ए की सांद्रता और ए के कितने मोल है सर, ए मोल है, तो पावर में चला जाएगा। और बी की सांद्रता और ये क्या आ जाएगा, बी में। जैसे आप हमारे पास उसमें साम्यावस्था वाली कंडीशन में लिखते थे ना, नॉर्मल हो गया साम्यावस्था वाला, अगर आपने 11th में पढ़ा हो कि जो हमारे पास उत्पाद होते हैं उनका ऐसे लिखा जाता है और जो अभिकारक होते हैं उनका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है सर, ये चीज हमें आ रही है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर, इसे सिंपल बताओ जिससे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सके। सिंपल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर ई नोट सेल कैसे निकालते हैं। ई नोट सेल का क्या चक्कर है सर, ई नोट सेल, ई नोट सेल लगा बेटा मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल, मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल। ई नोट सेल क्या है सर, मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल। और ई सेल क्या है, ये भी विद्युत वाहक बल है लेकिन ये मानक स्थिति को छोड़कर किसी और सिचुएशन में, मान लो कि कोई और तापमान दे दिया गया है या दाब कुछ चेंज कर दिया गया है या कोई भी ऐसी स्थिति, उसमें क्या हो गया सर, ई सेल सर किसी विशेष स्थिति के लिए सेल का विद्युत वाहक बल है। और ई नोट सेल क्या है सर, मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल है, मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल। और मानक स्थिति में आपको बता देता, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, या फिर आपका उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ एक एटीएम दाब। ठीक है, ओके सर। सर हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या हमें डायरेक्ट पेपर के उसमें क्वेश्चन में मिलेगी, नहीं, आपको उसे ज्ञात करना पड़ेगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट आरपी, अभी मैंने आरपी की बात करी थी कैथोड वाला, इसमें से घटाना पड़ेगा आपको ई नोट आरपी एनोड वाला, ये इसका फॉर्मूला होता है। ई नोट आरपी मैंने अभी आपको बताया था सर, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है सर, ठीक है हम समझ रहे हैं। मानक अपचयन विभव आपको डायरेक्ट किसमें मिलेगा, पेपर के अंदर, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में मिलेगा, दो का, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हो, उससे पिछले वाला लेक्चर आपने देखा तो आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा सेकंड लेक्चर इसी पे ही था हमारा, बढ़िया सर। तो सर कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसका मानक अपचयन विभव, और एनोड का पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसका मानक अपचयन विभव को अगर हम घटा देंगे तो ई नोट सेल आ जाएगा। ठीक है सर। सर कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सारे चीज एग्जांपल से लेके बताऊंगा मैं। अब देखो जरा कैसे, मान लो सर आपको एक सेल दिया हुआ है कि जिंक जो है वो जिंक डबल प्लस में जा रहा है, स्लैश सर जो आपका Cu प्लस है वो Cu में जा रहा है, Zn डबल प्लस में, Cu डबल प्लस Cu में जा रहा है। तो यहां पे मान लो आपका जिंक का जो ई नोट आरपी दे रखा था, जिंक का जो ई नोट आरपी दे रखा था, या ई नोट जिंक को कैसे लिख सकते हैं, जिंक डबल प्लस में जिंक में जा रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, मान लीजिए आपको दी गई है माइनस का 1.06, मान लीजिए ऐसी रैंडमली। कॉपर की कितनी दी गई है सर, ई नोट Cu डबल प्लस Cu में जा रहा है, ये कितनी दी गई है सर, ये मान लीजिए आपको दी गई है 0.34, कितनी दी गई है 0.34 प्लस की। ठीक है बात, पेपर में आपको मिलेगी बेटा वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू दे सकते हैं पेपर के अंदर। अब सर यहाँ पे तो जिंक डबल प्लस लिख रहा था आपने, Zn और डबल प्लस Zn क्यों लिखा, क्योंकि बेटा अपचयन की बात कर रहे हैं आप, मानक अपचयन विभव की, मानक अपचयन विभव की, अपचयन हो रहा, अपचयन होना जरूरी है, +2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था होगी तभी तो अपचयन बोला जाएगा जी सर।
यहाँ पे ये बता रही है अभिक्रिया की जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन हमें तो अपचयन विभव चाहिए ना न्यूमेरिकल के हिसाब से, इसके हिसाब से अपचयन विभव, तो पेपर वाला हमें अपचयन विभव देगा, तो उसने हमें दे दिया कि ई नॉट जेड एन डबल प्लस जिंक में की वैल्यू कितनी है माइनस की 1.06 और ई नॉट सी यू डबल प्लस यू की कितने 0.34। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनवाई थी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होंगे बेटा उनका ऑक्सीकरण बड़ी आसानी से हो रहा था, और निचले वाला तत्व का जो था वो अपचयन बड़ी आसानी से हो रहा था। जिनका ऑक्सीकरण बड़ी आसानी से होता है, और ऑक्सीकरण कहां पे होता है सर, एनोड पे होता है, तो वह एनोड पे जाएंगे। सर जिंक ऊपर पड़ता है और सीयू नीचे पड़ता है, कॉपर जिंक से नीचे पड़ता है, तो सर मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा होगा और कॉपर का क्या हो रहा होगा, अपचयन, और वो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया सर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। तो मतलब जिंक कहां पे जाएगा सर, एनोड पे जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। एनोड वो इलेक्ट्रोड है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे सर ऑक्सीकरण होता है, तो मतलब एनोड पे तो सर जिंक जाएगा और कैथोड पे कॉपर जाएगा। यहां से आप ई नॉट सेल की वैल्यू अब निकाल सकते हो। ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा सर, ई नॉट आर पे कैथोड, कैथोड पे सर कॉपर जा रहा है और कॉपर की वैल्यू 0.34 है, 0.34 है सर, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस में दी गई है वैल्यू, देखो 1.06 वैल्यू को जोड़ोगे सर तो टोटल आ जाएगा 1.40। तो ये आपका आ गया मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल। मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया सर, 1.40। अच्छा सर, तो सर हम एक चीज तो समझ गए हैं कि ई नॉट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं नस समीकरण के अंदर। बढ़िया सर, ई नॉट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं सर, एन क्या है, एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन या इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कैसे सर, जिंक 0 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉनों का। सीयू डबल प्लस सीयू में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो रही है सर, 2 इलेक्ट्रॉनों की। जब इसे जिस पर प्लस का 2 आवेश आ रहा है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो ये सीयू बनाएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे सर, एन की वैल्यू 2 होगी। तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन आ रहा है। ठीक है बात सर, 2 का आ रहा है। टोटल जोड़ना नहीं है भाई कि 2 इसके 4 हो गए, नहीं, ये पूरी अभिक्रिया है, या तो इसके जोड़ना आप या फिर इसके जोड़ना, किसी एक के, ठीक है ना। 2 का आ रहा है, 2 का, ठीक है सर। सर हम एन भी समझ गए। सर आरएचएस एलएचएस क्या है, आरएचएस एलएचएस यही तो बताया मैंने समीकरण के हिसाब से। आरएचएस मतलब जो राइट हैंड साइड पे होंगे उनकी सांद्रता, और एलएचएस मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उनकी सांद्रता। अच्छा सर, यानी कि अब सर हमें चीजें समझ में आ गई। सांद्रता मतलब सर मोलरता मिलेगी, हाँ बिल्कुल, मान लो 1 m दे रखी होगी, मान लो 0.1 m दे रखी होगी, ऐसे करके कोई सांद्रता आपको दे रखी होगी, वो आपको उसमें रखनी। अच्छा सर, यानी कि अब हम इसे सर ज्ञात कर सकते हैं। अब आप हमें एक न्यूमेरिकल दो, ये नस समीकरण क्या थी वो तो हमने समझ ली, क्योंकि इसके आधार पर न्यूमेरिकल बनते हैं पेपर के अंदर, और लगभग हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। अब सर आप हमें न्यूमेरिकल कराओ, क्योंकि ये चीज हमने समझ ली। सर नॉर्मल सी आपने लिखी हुई है कि ये नस समीकरण है जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल है किसी एक स्पेसिफिक एक कंडीशन में जो कि मानक स्थिति नहीं है। तो देखो ये अभी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो जेई के अंदर आया हुआ है पहली शिफ्ट में, ठीक है ना, जेई के अंदर शायद जो अभी एग्जाम हुआ था जनवरी में, पता नहीं जुलाई में, 2025 में, उसका क्या बोला गया है कि सर mg डबल प्लस में जा mg डबल प्लस में जा रहा है, ag प्लस ag में जा रहा है, इसके लिए नस समीकरण क्या होगी। अब नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है सर, हम खुद से बनाएंगे नस समीकरण। कैसे बनाएंगे सर, ऊपर लिखी हुई है नस समीकरण, जी सर बिल्कुल लिखी है, इसके आधार पे बनाएंगे सर, ठीक है। क्यों का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था भाई, पहले कौन आएगा, आरएचएस की सांद्रता, और नीचे एलएचएस की सांद्रता, ठीक है सर, ये चीज हमें पता है। अब इससे आपको सेल बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सर सेल बना दो। हमने देखा सर कि mg किस में जा रहा है, mg 2 प्लस में, सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा। और सर हमने नेक्स्ट देखा कि जो Ag प्लस है वो Ag में जा रहा है, और इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। इन इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को काटना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी सर, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन कटेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन काटने हैं हमें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि 2 से आपने गुणा कर दी। अब पूरी अभिक्रिया को जोड़ोगे सर mg जो का त्यों रहेगा, 2 की Ag में आपने गुणा करिए तो सर 2 Ag प्लस हो गया,
इसके बाद Mg डबल प्लस हो गया, और सर ये 2Ag आ गया। ठीक है सर, ये तो अभिक्रिया हम लिख लेंगे, बड़ी आसान है, आपने सिखा दे दिया मैं कैसे इससे ये बनाई जाती है अभिक्रिया। हो गया सर। नष्ट समीकरण कैसे लिखेंगे सर? अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा था सर? 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा था, तो n की वैल्यू तो 2 होगी पहली बात। ठीक है, बिल्कुल सर। RHS पे कौन गया हुआ है सर? RHS पे Mg डबल प्लस गया हुआ है। LHS पे कौन गया हुआ है सर? LHS पे 2Ag प्लस गया हुआ है। तो अगर मैं इस कंडीशन में लिखूं तो सर जो इसकी नष्ट समीकरण होगी वो ये होगी कि E सेल बराबर E नोट सेल माइनस सर 0.0591 0.0591 अपॉन सर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 रख दो, लोग। अब ऊपर RHS वाले की सांद्रता सर, RHS पे Mg डबल प्लस है तो सर Mg डबल प्लस आ जाएगा। Mg डबल प्लस की सांद्रता जो आवेशित होता है उसे लिखता है बेटा, ठीक है ना? ठीक है सर। नीचे सर LHS वाले की सांद्रता, LHS वाले की सांद्रता, LHS पे 2Ag प्लस है, जो आवेशित होता है उन्हें लिखते हैं 2Ag प्लस है सर। और याद करो मैंने आपको अभी लिखवाया था कि जब A की मोल A में थे तो A की सांद्रता और जो उसके सामने लिखा हुआ तो पावर में चला गया था, है ना? साम्य स्थिरांक मैंने शुरू में आपको बताया था। तो यहाँ पे सर Ag प्लस के सामने 2 आया हुआ है, तो मतलब Ag की सांद्रता तो ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन जो इसके सामने 2 आया हुआ है ना, इसके 2 मोल है, वो उसकी पावर में चला जाएगा। सर इसकी पावर में आपने हमें बताया था सर, कैसे बताया था कि अगर A के A मोल है, B के B मोल है, समीकरण होकर C के C मोल बन रहे थे और D के D मोल बन रहे थे, तो उसमें RHS वाले की सांद्रता ऐसे नहीं लिखी जाती थी, जो सामने लिखा हुआ तो पावर में नहीं जा रहा था। यस सर, बिल्कुल पावर में जा रहा था। तो बस वही तो बात है भाई साहब, इसके सामने 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या में चला गया? पावर में। मान लो Mg के सामने भी कुछ और लिखा हुआ था तो फिर Mg की पावर में चला जाता। और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।